नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। राजस्थान में अभी एक विवाद चल रहा है। विधानसभा में हरीश चौधरी जो विधायक हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, ठाकुर का कुआं कविता का जिक्र किया और ठाकुरों के ऊपर एक कमेंट किया है, राजपूतों के ऊपर। तो जो युवा विधायक हैं शिव से, रविंद्र सिंह भाटी ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कुछ दोनों समाजों में, जाट और राजपूत समाज में 2-3 दिन से कुछ तू तू मैं और इस तरह की बातें चल रही हैं। तो ये पूरा प्रकरण क्या है, इसको जानते हैं राजेंद्र सिंह नरूका जी से, जो कि राजस्थान से हैं और राजस्थान की राजनीति की बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। तो नरूका साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो ये पूरा प्रकरण क्या है? देखिए, प्रकरण ये है कि इन 75 वर्षों में भी भारतीय राजनीति में ठाकुर और क्षत्रिय एक मुख्य मुद्दा है। लोग इसको गरियाने के साथ अपनी लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं। आज 75 वर्ष में इस देश के किसी सुई की नोक के बराबर धरती पर भी किसी ठाकुर का कोई साम्राज्य नहीं है। उसके बावजूद कल्पना पर आधारित कवियों की कल्पना, जो कि उपमाएं दी गई, उन उपमाओं के आधार पर आज भी इस तीसरी पीढ़ी को, जो तीसरी और चौथी पीढ़ी अब इस समय क्षत्रियों की है, उसको गरियाने का काम ये निम्न श्रेणी के, जिनका चरित्र बहुत ही गिरा हुआ है, जिनके पास राजनीति के कोई मुद्दे नहीं है, वो इसको टारगेट करते हैं और अपने खुद के दल को मटिया मेट भी करते हैं। ये आपको याद होगा, पिछले वर्ष राज्यसभा में, भारतीय संसद में मनोज झा नाम के एक व्यक्ति ने ऐसे ही कविता कह के ठाकुर को मारो, ठाकुर को मारो, और उसने ये कविता कही। और उस समय राजस्थान के वर्तमान भी मंत्री हैं और पहले भी मंत्री थे, अर्जुन मेघवाल जी हंस रहे थे, और वो हंस रहे थे और फंस रहे थे। मैं आपको बता दूं, वो तो खुश हो रहे थे कि कविता बड़ी अच्छी है, लेकिन वो यहीं फंस गए। यदि उस समय कोई एक व्यक्ति इस कविता का विरोध करता तो आनंद मोहन सिंह जी के बेटे चेतन आनंद जी को विरोध नहीं करना पड़ता, और जो कि आरजेडी के ही एमएलए थे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी इस बार काफी अच्छा करती, लेकिन उसके बावजूद चेतन आनंद जी ने अपने क्षत्रित्व के धर्म को निभाया और उसके विरुद्ध अपनी ही पार्टी के राज्यसभा में नेता के विरुद्ध उन्होंने मोर्चा खोला। आनंद मोहन जी ने तो यहां तक कह दिया कि बहुत अच्छी बात है कि मैं वहां संसद में नहीं हूं, वरना उसकी जबान खींचकर आसन की ओर फेंक देता। और जबान जो लोकतंत्र में खींची जाती है, वो खींच भी दी और फेंक भी दी, क्योंकि आपको पता है कि इस समय जो हिंदी भाषी राज्य हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से मुंह की खाई है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में आरजेडी को सिर्फ 3 सीट मिली है। ये इसका बहुत बड़ा क्रेडिट मनोज झा की जो बकवास थी उसको ही जाता है, और वो पार्टी मटिया मेट हो चुकी है मनोज झा वाली। अब नंबर लिया है हरीश चौधरी ने। मुझे ऐसा लगता है शायद कहीं से सुपारी ली है कांग्रेस को खत्म करने की। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के चांसेस बन रहे हैं, और राजस्थान में उसको 11 सीट मिल गई इंडी गठबंधन को, और भी लोगों का विश्वास जमने लगा था कि कांग्रेस उतनी कुकर्मी नहीं रही है जैसी पहले हुआ करती थी। लेकिन हरीश चौधरी ने, जो कि उसकी पार्टी में भी वो साइड किया हुआ है, क्योंकि उसका दर्द तो ये है कि टीकाराम जूली को विपक्ष का नेता बना दिया, क्योंकि वहां राजस्थान में कांग्रेस में तो चौधराहट ये समझते हैं कि नहीं, हम ही रहेंगे सब कुछ। और इस दर्द के लिए, उस कांग्रेस को समाप्त करने के लिए अब नए सिरे से उसने ठाकुर का कुआं वाली बात कही है। अच्छा, ये बताइए कि जो जैसे मनोज झा ने जब ये कविता पढ़ी तो उनका जो शीर्ष नेतृत्व है, ये कहिए लालू प्रसाद यादव हैं, और इसी तरह से अब जैसे ये कांग्रेस में ना तो राज्य स्तर पे या नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी ने खंडन नहीं किया या डांट लगाई हो। ऐसा क्यों होता है? क्या राजपूत समाज के वोट इतने कम हैं या उनकी ताकत इतनी कम है कि मतलब इसका संज्ञान ही नहीं लेती है कोई पार्टी, कुछ भी बोल देता है कोई? संज्ञान इसलिए नहीं है कि कांग्रेस पार्टी हो या लालू वाली पार्टी हो, ये पार्टियां मूल रूप से क्षत्रियों के विरुद्ध ही हैं। ये साइड इफेक्ट से इनको फायदा हो जाता है कभी कभी, जैसे अब के हो गया। यदि ये बीजेपी अपने मूर्खता नहीं करती तो कांग्रेस 20-30 सीट से ऊपर नहीं जाती इस बार।
लेकिन चूंकि हमने नारा यही दिया था समाज ने कि जो विकल्प हो, जो काम बीजेपी को हरा सके उसको जिता दो, उसका साइड इफेक्ट ये पड़ा कि ये 99 सीट तक कांग्रेस पहुंच गई। अब वो कहने लगे हमारी मेहनत, हमारा नेता, अरे वो तुम्हारा नेता तो वही है जो पहले था। उस नेता को तो ये भी नहीं पता था कि इस समय देश में चल क्या रहा है। जब रूपालावाड़ी बकवास की वजह से पूरे देश का क्षत्रिय समाज नाराज था और उसके साथ दूसरे समाज की जो सहयोगी समाज है वो नाराज थे, उसके बावजूद राहुल गांधी कह रहा था कि राजा जमीन ले जाते थे, जमीन खा जाते थे, लूट ले जाते थे। मतलब वो कंसर्न नहीं है। राहुल गांधी एब्सेंट माइंड जैसा नेता है, तो वो उसको कहां पता चलेगा इन चीजों का कि ये क्या हो रहा है। लालू धृतराष्ट्र बन गए थे, और धृतराष्ट्र बन गए तो आप देख लीजिए फिर तो दुर्योधन को नुकसान होना ही होना है, इसलिए वहां नुकसान हुआ। अच्छी बात ये रही इस बार संसद खाली नहीं है, सदन राजस्थान का भी खाली नहीं है। वहां 20-21 बीजेपी के और कांग्रेस के भले ही हों, लेकिन वहां एक स्वाभिमानी व्यक्ति भी तो बैठा हुआ है, रविंद्र सिंह भाटी। लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस और ये आरजेडी जो है मूलतः क्षत्रिय विरोधी पार्टी है, तो फिर क्षत्रियों की समर्थक पार्टी कौन सी है? क्या बीजेपी है? नहीं, अभी बनी नहीं है कोई भी क्षत्रिय हितैषी पार्टी। अभी सभी, बीजेपी तो नाजायज औलाद है कांग्रेस की, लोगों को पता नहीं है इस चीज का। जायज होती है वो तो डायरेक्ट मानती है, और नाजायज ऐसा करती है कि मुंह में कुछ और दिल में कुछ। तो ये जो रूपाला की बकवास थी, ये बीजेपी के एजेंडे का एक हिस्सा था जो बाहर निकल के आ गया। ये चेक कर रहे थे कि ये समाज मर चुका है या जिंदा है। अब समाज ने अंगड़ाई लेकर बता दिया कि नहीं अभी तो हम नहीं मरे हैं, तो अब बीजेपी फिर से थोड़ा बहुत मेक ओवर करने का प्रयास करेगी, काउंटर करने का प्रयास करेगी। लेकिन वास्तविकता तो यही है, इस समय की सभी पार्टियों में कोई भी क्षत्रिय हितैषी नहीं है। कांग्रेस धुर क्षत्रिय विरोधी है, बीजेपी कांग्रेस की ही एक अवैध संतान की तरह पार्टी बनकर सामने आई है। बाकी पार्टी इन्हीं के अगल बगल घूमती हैं। अभी तक कोई ऐसी पार्टी नहीं है। ऐसी पार्टी इस लोकतंत्र में बनेगी जरूर, क्योंकि क्षत्रियों ने अभी हराना सीख लिया है, अब जीतने की तरफ वो बढ़ेंगे। हम लोग क्या है कि जैसे एक चंद्रगुप्त वाली कहानी आपने सुनी होगी कि डायरेक्ट राजधानी पर आक्रमण करते हैं, ये हमारे स्वभाव में है, हम सीधा आसन पर आक्रमण करते हैं। लेकिन उसको जैसे सलाह दी थी कि पहले किनारे किनारे को जीता जाए, अर्थात उन राज्यों को जीता जाए जहां 50% से भी ज्यादा संख्या में है। हिमाचल है, उत्तराखंड है, आपका नॉर्थ बंगाल है जो वेस्ट बंगाल का एक हिस्सा है, ग्रेटर कूच बिहार वाला, पांडिचेरी है। तो अब हम पहले इनको निशाना बनाएंगे और वहीं से बीज बोएंगे, और तब जाकर धीरे धीरे ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो मूल रूप से क्षत्रियों के सम्मान के लिए लड़ती हो। अच्छा, एक बात जो आप कह रहे हैं कि कोई पार्टी नहीं है, लेकिन जो पार्टी है उनमें क्षत्रिय सांसद विधायक तो अच्छी खासी संख्या में है, और उनके प्रतिनिधित्व को लेकर के भी समाज के लोग बहुत चिंता करते हैं, आंदोलन करते हैं कि टिकटें कम दी जा रही हैं। तो जब मनोज झा ने ये बयान दिया था राज्यसभा में, उस समय राज्यसभा में भी कई राजपूत सांसद थे, और संसद में मिलाकर दोनों सदन मिलाकर के 30-35 सांसद थे, उसमें राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता भी थे। और इसी प्रकार जो अब बयान दिया है राजस्थान में, तो यहाँ भी 20 विधायक थे जिनमें से केवल एक विधायक ने जवाब दिया, रविंद्र सिंह। अब अपन केवल एक नहीं कह सकते, नहीं, इसमें आप सुधार कीजिए। अब केवल एक नहीं रहा है, अब तो रविंद्र भाटी साहब के बोलने के बाद छोटू सिंह जी भाटी बोले, बाबू सिंह जी राठौड़ बोले, फिर अंशुमन सिंह जी भाटी अभी 2 घंटे पहले बोले हैं, प्रतापपुरी जी ने भी खिंचाई की है, अब सब बोल रहे हैं। और अभी तो मनोज नांगली का नंबर आएगा। टीकाराम जूली को, जो विपक्ष के नेता है राजस्थान में, ये कहना पड़ा है कि ये बात, ये जो इन्होंने ठाकुर वाली बात कही है, हमारी पार्टी का मैंडेट या हमारी पार्टी की विचारधारा नहीं है। कंसर्न्ड विधायक हरीश चौधरी से पूछा जाए कि इसका क्यों बोला है उसने। इसका मतलब यह है कि भाटी साहब जैसा चिंगारी लगाने वाला मिल गया, अब तो सब बोलेंगे। हाँ, वही मैं पूछ रहा था कि आपने कहा 3-4 लोगों ने बोला, लेकिन अगर रविंद्र सिंह भाटी ने ये जवाब नहीं दिया होता तो वो सब कोई भी नहीं बोलते ना। ये आप ठीक पकड़े हैं। रविंद्र भाटी यदि नहीं बोले होते तो निश्चित रूप से ये भी संसद की तरह खिल 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 करके हंस रहे होते, क्योंकि संसद में भी उस समय क्षत्रिय सांसद थे। एक तो मेरे अपने बड़े भाई की तरह हैं संजय सिंह जी, उन्होंने तो एक कदम आगे चले गए, उन्होंने तो जाकर बचाव कर लिया। ठीक उसी दिन शाम को उनको पकड़ के ले गई ईडी। और मुझे कोई गुरेज नहीं है, यदि उन्होंने उसका बचाव नहीं किया होता, ईडी की हिम्मत है क्या जो संजय सिंह जी को बाहर लेके चली जाती। और मैंने सेम डे उनको ये कहा था, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपने इसका बचाव करके
अपने फांस लगा ली। होना तो यह चाहिए था कि संजय सिंह जी को यह कहना चाहिए था कि इंडी गठबंधन से मनोज झा को जब तक नहीं निकाला जाएगा हम साथ नहीं रहेंगे। मजा आ जाता। ये 3 लिए नहीं घूमते आम आदमी पार्टी वाले, इनके पास 8-10 सीट होती और संजय सिंह जी की तरफ ईडी देख भी नहीं सकती थी। अच्छा, एक बात बताइए, ये जैसे कि ठाकुर का कुआं की कविता पढ़ी और फिर कहा ठाकुर को मारो, और मनोज झा ने ये भी कहा कि मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूं, तो इस पर आप किस तरह से मतलब सहमत या असहमत हैं? तो मनोज झा यूं भी तो कह सकते थे कि पंडित का मंदिर, वो ठाकुर ही क्यों बोलते हैं? अरे साहब, इनके दिल के अंदर ठाकुर मतलब आप ये मानते हैं कि ठाकुर एक जाति है? बिल्कुल, ठाकुर एक जाति है। और अब इस हरीश चौधरी ने तो बोला ही महल किले और ठाकुर है सीधा। हरीश चौधरी तो ये बचाव भी नहीं कर सकता कि मैंने एक जाति विशेष के लिए नहीं कहा है, वो तो डायरेक्ट ही कह रहा है। इसका मतलब क्षत्रिय जाति को टारगेट किया गया है। ठाकुर तो भगवान को भी बोलते हैं। यदि ऐसा होता तो बीजेपी वाले नंगे नाच नहीं कर रहे होते कि ओ राम जी का विरोध कर दिया, कृष्ण जी का विरोध कर दिया। अहीर जाति नहीं बोलती, वो तो बहुत कृष्ण भगवान को अपना इष्ट मानती है। आजकल तो उनको ये भी मानने लगे कि हमारे यहीं पले बड़े, हम ही उन्हीं के हैं। ये नहीं बोलते क्या? कृष्ण भगवान को तो सबसे पहले ठाकुर जी कहते हैं। पर साहब, ठाकुर क्षत्रिय है, राजपूत है, ये बात ये सब जानते हैं, इसीलिए टारगेट करते हैं। बताइए आप, और तो क्या कारण है? तो अब बताइए इसका क्या सॉल्यूशन है कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो? एक फौरी इलाज, 2 इलाज हैं, एक तो दीर्घकालीन और एक तुरंत इलाज, जिसको फौरी इलाज बोलते हैं फौजी भाषा में। फौरी इलाज तो यह है कि हर सदन में रविंदर सिंह भाटी, आनंद मोहन सिंह, चेतन आनंद होने चाहिए, हर सदन में। इनके मुंह पे पड़ेगी यदि इसी तरह बोलेंगे। लोकतंत्र में मुंह पे पड़ना यही होता है जो उस दिन हरीश चौधरी का पड़ी। आपने देखा होगा, तम आ गया, कुछ भी याद नहीं रहा क्या बोलने निकला था और क्या आया। क्योंकि रविंदर सिंह भाटी कृष्ण के ही वंशज हैं और बहुत अच्छी तरह से कूटनीति जानते हैं। उन्होंने कोई अपमानजनक बात नहीं बोली। उन्होंने बोला, अरे साहब, रिफाइनरी कौन खा गया? रिफाइनरी का नाम सुनते ही यही ध्यान नहीं रहा हरीश चौधरी को, वो हरीश चौधरी है, क्या है, कौन है, कहां पर है। तो ये एक पिन पॉइंट लोकतंत्र की चीज है। लोकतंत्र में गाली गलौज उचित नहीं है। गाली का जवाब इसी तरीके से दिया जा सकता है, और इसी तरीके से आनंद मोहन जी ने दिया। अब आनंद मोहन जी की धर्मपत्नी आदरणीय लवली आनंद जी लोकसभा में है। यदि किसी ने ऐसी बकवास की तो आपको पता है, पार्टी से पहले उन्हें अच्छी तरह याद है कि स्वाभिमानी व्यक्ति हैं वो। इसी तरीके से चेतन आनंद जी बिहार विधानसभा में बैठे हैं। हिम्मत है किसी की वहां बोलने की ऐसी? तो फौरी इलाज तो यह है कि हर सदन में एक व्यक्ति इस तरह का स्वाभिमानी हो, वो किसी भी पार्टी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रविंद्र भाटी साहब निर्दलीय हैं, ये सौभाग्य की बात है। पर यदि वो बीजेपी में या कांग्रेस में भी होते ना, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मेरे छोटे भाई हैं, वो यही जवाब देते। आप भी वो कांग्रेस के साथ नहीं है, आपको पता है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और शायद इसीलिए वो चुनाव भी हार गए थे। लेकिन जैसे ही ये बात आई तो उन्होंने हरीश चौधरी की हालत खराब कर दी। तो हर एक सदन में यदि एक एक व्यक्ति होगा तो फिर ये सब बोलेंगे। अब आनंद मोहन जी के जो धर्मपत्नी लवली आनंद जी हैं, उनके सामने यदि किसी ने ये ठाकुर का कुआर ये बकवास की, वो बोलेंगी और सारे क्षत्रिय सांसद अपनी इज्जत बचाने के लिए बोलेंगे। उनको लगेगा हम नहीं बोले तो समाज में नंगे हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं ना, राज्यसभा में यदि एक आध कोई बोल जाता ना, तो जो अर्जुन मेघवाल जी हंस रहे थे वो ये कहते ये गलत है, सदन की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। अब राजस्थान में तो ठाकुर शब्द और ठाकुर का कुआं की कविता सदन की कार्रवाई से निकाल दी गई। ये राज्यसभा में ही निकाल दी जाती तो ये नौबत ही नहीं आती ना। तो ये राज्यसभा में नहीं निकाली गई कार्रवाई से। ये तो फौरी इलाज हो गया, दीर्घकालीन इलाज क्या है? दीर्घकालिक इलाज तो साफ है, ये धरती हमारी है, ये जनता हमारी है। हमने इसके लिए सर कटाए हैं और सर काटे हैं, और जनता इस चीज को जानती है कि वास्तव में हमारा सही मायने में रहनुमा कौन है। मैं उर्दू का शब्द प्रयोग कर रहा हूं, रहनुमा अच्छी तरह समझ बैठेगा कि हमारे लिए लड़ने वाला कौन है, हमारी रक्षा कौन कर सकता है। 8 दिन में 5 बच्चे खो गए मेरे समाज के बॉर्डर पे। 8 बच्चे टोटल खोए हैं, 3 बच्चे दूसरे समाज के हैं, उनको भी मैं बार बार नमन करूंगा, लेकिन 8 बच्चे मेरे परिवार के खोए हैं। कहां? ये तो घोर कलयुग है ना, कौन सा कुआं है हमारा, कौन सा खेत है, लेकिन फिर भी जनता के लिए मर रहे हैं। कई तो अग्निवीर हैं उसके अंदर। अब आप बताइए कि आज के इस युग में भी हम ही क्यों मर रहे हैं? इसलिए मर रहे हैं कि मोर्चे पर सबसे पहले हम जाते हैं और हम मरने जीने की परवाह नहीं करते, देश को और जनता को बचाते हैं। ये जनता के नीचे तक मैसेज जा रहा है अभी। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि राजपूतों का इसमें योगदान नहीं था 240 में।
अरे भाई, क्षत्रिय 300% वोट डालता है, वो अपने से 3 गुना ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। और इस बार 20% क्षत्रिय थोड़ा डामाडोल हुआ, तो मतलब 60% वोटिंग का फर्क पड़ा। टोटल जो क्षत्रिय की संख्या थी 20% मानोगे आप, मान लीजिए 20 करोड़ हमारी संख्या है, उसका 20% आप 4 करोड़ मानोगे, तो 4 दिया 12 करोड़ लोगों ने नकार दिया। किसको? भारतीय जनता पार्टी को। और क्षत्रिय भले ही गलती से वोट भी दिया होगा, लेकिन माहौल बिगड़ गया और माहौल के अनुसार ये टिक गए। अब ये खोज रहे हैं साहब किसान नाराज था, महिला नाराज, अरे ये तो छठे चौमा से नाराज ही रहते, तो हमेशा ही नाराज रहते, कोई नई बात तो इसमें कुछ ही नहीं। नई बात तो केवल एक आई कि इस बार पहली बार क्षत्रिय नाराज था। ये जानते तो है, मान नहीं रहे। और मान क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए नहीं मान रहे कि ये उन पहलवानों में से है जो नीचे गिर जाता है और पड़ा पड़ा एक हाथ ऊपर लेके कहता है नहीं नहीं मेरा हाथ ऊपर है। तो ये मत मानो, हमको फायदा है इनके नहीं मानने में। अब जो जिस विकल्प की आप बात कर रहे थे वो 2 साल में बन जाएगा, देख लेना आप, सिर्फ 2 साल में बन जाएगा। हराना सीखा है, जीतना भी सीखेंगे। अभी तक हमारे युवाओं को एक जीत हाथ नहीं लगी है। अब भी दो युवा हमारे रह गए थोड़े थोड़े से वोट से, भाई रविंद्र सिंह जी भाटी और पवन सिंह जी। यदि ये दोनों पहुंच गए होते ना सदन में, तो अब तक तो हमारे युवाओं में इतना जोश भर गया होता। तो जीत के लिए, उत्साह के लिए जीत आवश्यक है, और बहुत जल्दी जीत के नतीजे भी हमारे बच्चों के पास, हमारे युवाओं के पास आएंगे। अच्छा, ये बताइए, रविंद्र सिंह भाटी चुनाव हार गए, उसके पीछे क्या कारण रहा? देखो, हर व्यक्ति का अलग अलग आकलन है। एक मोटा कारण तो ये रहा था कि वहां से बीजेपी ने कांग्रेस को जितवाया। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, जो कैलाश चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री वहां प्रत्याशी थे बीजेपी के, उनका खुद का वोट निश्चित रूप से कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल को गया है। उनके उस क्षेत्र के लोगों का जो ईवीएम होती है वो चेक करवाइए आप। पूरी बीजेपी इस बात में लग गई कि रविंद्र भाटी नहीं जीते एक बार भी, चाहे कंगना गई हो, चाहे खली गया हो, चाहे मोदी जी गए हो, चाहे अमित शाह जी गए हो, और चाहे कोई भी श्रीमान जी गए हो, एक ने भी रविंद्र भाटी के अलावा और किसी का ये नहीं किया, एक बार भी कांग्रेस के विरुद्ध नहीं गए। क्यों? उनको लग रहा था कि यदि रविंद्र भाटी जीतते हैं तो राजनीति की धारा ही बदल जाएगी। हर युवा, देखो रविंद्र भाटी के पास कोई पैसा नहीं था, सामान्य परिवार का व्यक्ति था, हर युवा तैयार होगा राजनीति की धारा को बदलने के लिए। जो बना हुआ है ना कि परिवारों से ही आएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी आएंगे, पैसे वाले ही आएंगे, क्रिमिनल ही आएंगे, गाड़ी देने वाले ही आएंगे, ये धारा बदल जाती। एक कारण तो ये रहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिल गई। आप ताज्जुब करेंगे, 2-2.25 लाख वोट आए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री को, जिसको पिछली बार 8 लाख 7 लाख आए थे। कहां चले गए वो वोट? वो वोट उम्मीदवार राम बेनीवाल को शिफ्ट हुए। उम्मीदवार राम बेनीवाल जो एमएलए नहीं जीत पाया बायतू से, वहां बायतू से वो इतना एक तरफा वोटिंग हो रही है, रविंद्र सिंह जी भाटी और बीजेपी का एक भी वोट नहीं निकल रहा, क्योंकि फर्जी वोट हुआ। सरकार किसकी थी? बीजेपी की। चाह रही थी कि ये हारे। और दूसरा मोटा कारण रहा मेरे छोटे भाई रविंद्र सिंह जी भाटी का खुद का। वो क्या कारण था? वो सच्चे दिल के आदमी है, दुराव है नहीं उनके अंदर। एंकर जानबूझ के पूछता आपका पीएम कैंडिडेट कौन है, और वो तपाक से एंकर की बात पूरी होने से पहले बोल देते कि मोदी जी। इससे क्या हुआ? जो हमारा दलित समुदाय और जो मुस्लिम समुदाय जो रविंद्र सिंह जी भाटी की रैली में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था, वो वोट में तब्दील नहीं हुआ। उनको लगा कि भाई ये तो अभी इस बार 1-8 सीट का ही अंतर रहना है, और रविंद्र सिंह जी तो खुलकर कह रहे हैं कि मोदी जी को देना है, तो वो वोट में तब्दील नहीं हुआ। यदि वहां चुप्पी साध लेते रविंद्र सिंह जी, या यूं कहते कि भाई जब मैं तो निर्दलीय हूं, जनता फैसला करेगी, जनता से बात करूंगा, तो शायद परिणाम कुछ अलग आता। ऐसे मेरा सोचना है, हो सकता है ये गलत भी हो जाए। जी। तो कुल मिलाकर के आपने बहुत अच्छे ढंग से इस मुद्दे को समझाया, और इसी तरह के और मुद्दों पे भी हम आगे आपसे बात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जय रघुनाथ।